हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। क्या कुछ कहा गया है इस पाठ में। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार यानी कि चूड़ी बनाने वाला उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिनके साथ खेलना लेखक को बहुत अधिक पसंद था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनकी उम्र के बच्चे बहुत आकर्षित होते थे। बदलू उनके मामा के गांव के रहने वाले थे, इसलिए वो रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहने लगे। बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्टी व अन्य औजार रखे रहते थे, जिनकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत व मजबूत लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। बदलू काका को हुक्का पीने का शौक था, इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पी लेते थे। लेखक जब अपने मामा के गांव में जाते थे तो वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? लल्ला। बदलू पेशे से एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा सब चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे और उनकी रोजी रोटी कमाने का भी यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियाँ खूब बिकती थी। गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीदकर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था, यानी कि वस्तु विनिमय का मतलब होता है सामान के बदले सामान लेना, वस्तु विनिमय कहलाता है। आई बात समझ में? आगे, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी जिद पकड़ बैठ जाता था। शादी ब्याह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था। सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार, बदलू के लिए पगड़ी व कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे और साथ में कुछ लाख की गोलियां बनाकर भी देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया, नए नए उद्योग स्थापित हो गए और वस्तुएं मशीनों द्वारा बनाए जाने लगी, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, इसलिए अब उनका धंधा धीरे धीरे मंदा होता चला गया। लेखक गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए। इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई। लंबे अरसे के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया।
लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका का ध्यान आया और वो उनसे मिलने चले गए। जब वो बदलू काका के घर पहुंचे तो देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया यानी कि चारपाई डालकर लेटे हुए थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें याद आ गया। कुशल सेम पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना या कुछ और, इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। बदलू काका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियां पहन रखी हैं। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया कि चूड़ियां जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाई गई थी, लेकिन अच्छे दाम न मिलने की वजह से बदलू ने उन्हें जमींदार साहब को ये चूड़ियां नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार न मानी और ना ही वो पीछे हटे। वो वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना पसंद करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर इस कहानी का सारांश। कहानी थी लाख की चूड़ियाँ। आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कहानी से। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जानते हैं बच्चों क्यों कहता था? आपने कहानी के सारांश में अभी देखा था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। उत्तर में आप लिखेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। आई बात समझ में बच्चों? इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपका, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आपने अभी कहानी के सारांश में पढ़ा था बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु का लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है। आइए उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिखेंगे, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु लिया दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। पुराने समय में क्या हुआ करती थी बच्चों? वस्तु विनिमय। और अब क्या है? विनिमय की पद्धति क्या है? पैसा। ठीक है। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो बच्चों आप ध्यान दें, आप उत्तर में लिख सकते हैं, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है।
मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य कोई व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न शुरू होता है आपका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो जानते हैं आप बच्चों कौन सी व्यथा थी, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया बच्चों, उसके हाथ से काम धंधा छिन गया है ना। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू होते हैं आपके लिए कहानी से आगे। और पहला प्रश्न है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, आपके मन में कोई ऐसी इच्छा जागृत हुई है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन और सफ़ेद मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या अपने अनुभव के हिसाब से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों कौन कौन से राज्यों में होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आइए उत्तर में आप लिख सकते हैं, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर शुरू होते हैं यहाँ पर बच्चों अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके लिए, घर में मेहमान के आने पर आप उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं बच्चों, आप अपने अनुभव के हिसाब से भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे लिखें, घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊंगा। उन्हें जलपान कराकर उनसे आने का कारण पूछूंगा। उन्हें यदि पिताजी से काम है तो वे कब तक आएंगे यह बताऊंगा। यदि वे रुककर इंतजार करते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करूंगा तथा उनकी सुविधा का ध्यान रखूंगा। यही सब करेंगे ना आप बच्चों। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप किसके घर जाना सबसे अच्छा आपको लगता है और वहाँ दिनचर्या यानी कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या कार्यकलाप होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। और चाहे तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुझे
छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा के लड़के तथा लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर जाना, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, आप लिख सकते हैं उत्तर में, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी से कुछ दूर पर खेत है। कुछ समय पहले तक खेती का अधिकांश काम बैलों और हाथों से किया जाता था, किंतु आजकल जुताई ट्रैक्टर से, बुआई सीड ड्रिल से, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से और खरपतवार हटाने के लिए खरपतनाशी मशीनों से छिड़काव, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से और मड़ाई का कार्य थ्रेसर से करके भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे, आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। खाने, पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो कर सकते हैं आप बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचारों से यह बदलाव अच्छा है तथा कुछ इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ध्यान दें बच्चों, इस विषय पर दो समूह बनाकर पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखते हुए आप स्वयं चर्चा करें और बातचीत के आधार पर आलेख तैयार भी कर सकते हैं, यानी कि किसने क्या कहा वो सब यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर शुरू होते हैं आपके लिए भाषा की बात के प्रश्न। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे व्यंग वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। तो बच्चों यहाँ पर इस वाक्य की आप व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, आइए देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं ना, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा बच्चों, संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय आदि। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पर ख जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञाएं क्या कहलाती हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है बच्चों तीसरा भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि।
जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो आपको तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है। सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जैसे बदलू, बेलन, मचिया, ठीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखेंगे आदमी, मकान और शहर, ठीक है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आप लिख सकते हैं स्वभाव, रुचि और व्यथा, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, उम्र वय या आयु या उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हो, अर्थ में नहीं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, आपने पाठ में ऐसे कई शब्द देखे होंगे। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मनुष्य के लिए इंसान, ठीक है, दुख के लिए रंज, ठीक है, और इसी प्रकार से मायूसी या गम, ठीक है। आगे जिंदगी या जीवन, संतान या औलाद, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारियाँ करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।